नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 12 ऑफ द जून 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 12 ऑफ द जून 2025। तो आज का डे किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपने बहुत सी जगह पर देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज बिलो 14 ईयर्स होती है, उनको बहुत सी जगह पर उनको एज ए लेबर काम पर रखा जाता है। चाहे आप किसी रेस्टोरेंट की बात करो, चाहे किसी आप होटल्स की बात करो, वहाँ पर आपने बहुत से बच्चों को ऐसे काम करते हुए देखा होगा। तो इनको काम करने से रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक आर्टिकल दिया हुआ है, जो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 24, जो कि चाइल्ड लेबर के ऊपर क्या करता है? बैन लगाता है। ठीक है, चाइल्ड लेबर के ऊपर क्या लगाता है? बैन लगाता है। तो आज जो है हमारा कौन सा डे है? तो आज है इंटरनेशनल या वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, कि हमें चाइल्ड लेबर को कम करना चाहिए। ठीक है, अभी एक आगे एक पैसेज भी एक पूरा आर्टिकल छापा गया, उसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे भारत के हालात उसमें दिखाए गए हैं कि कितने स्टेट में, कौन कौन से स्टेट में कितने परसेंटेज में वहाँ पे बच्चे जो हैं वो कि चाइल्ड लेबर में काम करते हैं। तो सिंपल याद रखना, आज का दिन किस नाम से सेलिब्रेट होता है? तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। बनाता कौन है इसे? तो याद रखना ILO बोले तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज। ठीक है, जो आपकी ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज हुई थी, ठीक है, कब हुई थी? वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो 1919 में ILO की फॉर्मेशन होती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद ये जो ILO था यही इसको सेलिब्रेट करता है। हालांकि आज के दिन ILO किसका पार्ट है? UN का पार्ट है। UN बना था 1945 में, उसके बाद उसको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाता है और 2002 से हम इसको सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। तो कुछ बेसिक सी बातें ध्यान रखना। ठीक है, अभी इसके ऊपर एक आर्टिकल भी है, एक पूरा का पूरा आर्टिकल छपा हुआ है, तो हम उसमें इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर देखी होगी। सबसे पहला है इंडिया US इंच क्लोजर टू लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट्स। देखो समझना, होता क्या है कि आपने अभी देखा होगा कुछ टाइम से इंडिया और जो आपका USA है उसके बीच जो रिलेशंस है ना, कभी लगता है कि बहुत अच्छे चल रहे हैं, कभी लगता है कि बहुत ख़राब चल रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा जैसे कनाडा ने उसको G7 की मीटिंग हो रही थी, पहले बुलाया नहीं था हमें, फिर हमें बाद में इनवाइट कर लिया गया। कभी हमारे ऊपर टैक्स इंपोज कर दिए जाते हैं, टैरिफ इंपोज कर दिए जाते हैं। ठीक है, एक तरफ जब हमारे यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर किया जा रहा था, ठीक है, उस समय जब ये सब हो रहा था तो हमारी डेलीगेट्स वहाँ पर जा रहे थे दुनिया में और पूरी दुनिया को जाकर ये बता रहे थे। उधर से ओवैसी जा रहा था, शशि थरूर जा रहा था, देखा होगा आपने, बहुत से लोग गए और वो दुनिया को बताकर आए कि देखो पाकिस्तान ऐसा आदमी है, पाकिस्तान ने ऐसा किया, हमने उनको बदला लेने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए हमने ऐसा ऐसा किया, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह लॉन्च किया। लेकिन आप देखोगे इतने सारे एफर्ट के बाद भी यूनाइटेड नेशंस का जो एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन लीडर बन के बैठ गया, कौन हेड बन के बैठ गया? पाकिस्तान। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो सीधा सीधा पता है, बहुत टाइम से चली आ रही न्यूज़, सीधा सीधा हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसके ऊपर USA और दूसरा चाइना का हाथ है, उसके सर के ऊपर, उसकी शरण में बैठा है। ठीक है, दूसरी तरफ आपने देखा कि जो आपका पाकिस्तान है उसके साथ रशिया जैसे देश भी ट्रेड करने को एग्री हो चुके हैं। US से उसको पैसा दे रहा है, IMF उसको लोन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ, अच्छा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में हमारी और USA की जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उनके बारे में बताती है कि पिछले 10 साल में ऐसा क्या हुआ था। ठीक है, क्या हमारे रिलेशंस अच्छे हुए हैं, क्या हमारे रिलेशंस कमज़ोर हुए हैं? तो डेफिनेटली कमज़ोर हुए हैं, वीक हुए हैं। कैसे हुए हैं समझना, एक पूरी चेन बनी हुई है, एक पूरी सीरीज बनी हुई है और ये बहुत दिन से चली आ रही है। ठीक है, उसको डेली हम पढ़ते भी हैं, तो हम एक साथ उसको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि आप सभी उससे अवेयर भी होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझना, हम अमेरिका के साथ उसके ट्रस्ट इनिशिएटिव के पार्ट हैं। ठीक है, हम अमेरिका के साथ उसका जो बेसिकली मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उसका भी पार्ट है। लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ इतना जो शेयरिंग है वो नहीं होती है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं अभी की डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी न्यूज़ क्या, पहले उसको समझ लें, है क्या अभी कि ऐसा लग रहा है कि अभी हम
और जो यूएसए वो आने वाले टाइम में कोई डील करने वाले हैं, ठीक है। तो वो जस्ट इंच क्लोजर मतलब बस होने ही वाली है। जुलाई 9 को हमारे यहाँ पर जो मोदी जी और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर बेसिकली क्या बोलते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट है ना, वो आपस में मिलकर कुछ ना कुछ डील करने वाले हैं और वो जस्ट होने वाली है। उससे अच्छा बेनिफिट भी होगा मैं डेफिनेटली। लेकिन अब दूसरी तरफ समझना, उसके दूसरे पहलू को समझना कि एक तरफ रशिया, इंडिया, चाइना एक तरफ एकजुट होते चले जा रहे हैं, मतलब इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, वो एक साथ मिलकर राइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ इंडिया किसके साथ बैठना चाह रहा है? यूएसए के साथ बैठना चाह रहा है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा था जब आपने पढ़ा होगा यूएसए हो गया, यूके हो गया, आपका कनाडा हो गया, ये सारे पाकिस्तान का ही सपोर्ट करते हैं और इवन पाकिस्तान का सपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर बैठकर ये लोग खालिस्तान वगैरह की भी डिमांड करवाते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब पाकिस्तान है, जब उसको यूएन एंटी टेरर जो ग्रुप है उसका हेड बना दिया आप लोगों ने, ठीक है। दूसरा, G7 में इनवाइट नहीं किया गया था मोदी जी को, तो क्यों इनवाइट किया गया? उसके पीछे भी कुछ रीजन हो सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे ही हो सकता है कि अभी हम टेरर जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उसके लिए बहुत से देशों में हमने डेलीगेट्स भेजे। हो सकता है कि पाकिस्तान, आपने देखा होगा पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है ना आसिम मुनीर, उसको भी इनवाइट किया है किसने? यूएसए ने। और मे भी हो सकता है यूएसए उसे अवार्ड भी दे दे, मे भी हो सकता है उसका फेलिसिटेशन भी हो जाए। हालांकि ऐसी कोई लड़ाई जीती नहीं है उन्होंने, लेकिन बात ये निकल के आ रही है कि एक तरफ यूएसए हमारे साथ भी अच्छे रिलेशन बना रहा है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के साथ भी। तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कहां पर टिक रहे हैं यहाँ पे? बात समझ में आ रही है? और उसी के साथ साथ याद रखना, जो इंडिया और जो पाकिस्तान यूएसए है वो क्या करने वाला है? ट्रेड करने वाला है। तो सिंपल समझना, एन इंडिया यूएस ट्रेड डील इंक्लूडिंग ए पोटेंशियल इनिशियल मिनी डील ऑफ लिमिटेड कंसेशंस विल लाइकली टू बी फर्म्ड अप बाय द ओरिजिनल डेडलाइन ऑफ द fall season between September and the November in the US, according to sources aware of the progress of the negotiations. Earlier, officials on both sides had expressed confidence of the finalizing an initial deal before 9th of the July. लेकिन ये क्यों डिले होती जा रही है? उसका रीजन भी इन्हीं सब में छुपा है। बस इतना ध्यान रखना, जैसे हम ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, मैक्सिमम 4 भी कर रहे हैं, जो डे बाय डे डिले हो रहा है, ठीक है। तो हम उनको पैसे भी दे रहे हैं, 550 करोड़ रुपए दिए हमने कि हमारे शुभांशु शुक्ला को तुम वहां लेकर जाओ, ठीक है। तो एक तरफ हम अपने रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वो हमारे दुश्मन के साथ भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस कहां पर टिके हुए हैं? बस उसी को इसने डिस्कस किया। और जो डील होगी, क्या डील होगी, कैसे वो करेगा, हम उसको पढ़ लेंगे। तो याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंडिया यूएस के बीच में हुआ है सारा तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत टाइम से, काफी लंबे टाइम से इन चीजों को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पर हम इसको जस्ट डिस्कस कर रहे थे, बाकी चीजें हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। रिकाउंटिंग वेलफेयर स्टोरी इन एंडिंग चाइल्ड लेबर। समझना, आज का जो दिन है वो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, जो कि 1919 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? याद रखना, जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पर है? तो सभी को पता होगा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये 2002 से 12th ऑफ द जून को क्या सेलिब्रेट करते आ रहा है? तो ये इसको सेलिब्रेट करता आ रहा है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी कि हमें किसी तरह के चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करना है। अब समझना, चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, बच्चों को उठा लिया जाता है, जबरदस्ती फोर्स किया जाता है। आपने देखा होगा, बहुत सारी न्यूज़ निकल के आती है, उनका सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, ठीक है। जो बच्चे, उनको उठा लिया जाता है, जो रेड लाइट एरियाज उसके अंदर उनको बेच दिया जाता है। बहुत तरह की अलग अलग सी न्यूज़ हमारे सामने निकल के आती है। तो बेसिकली हमें उन बच्चों के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि एक बच्चे का जीवन, बचपन होता है उसको खेलने कूदने के लिए, जीवन के लिए, आप उससे ज़बरदस्ती उसका बचपन नहीं छीन सकते काम करवा के। लेकिन हाँ, कई घरों में मजबूरी होती है कि उन्हें अर्ली एज में काम करना पड़ता है, लेकिन उस केस में भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे के राइट्स ना छीने जाए। तो सिंपल याद रखना, वही सब बातें इसने डिस्कस की हैं चाइल्ड लेबर के बारे में। अगर मैं कहूँ कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है, तो याद रखना आर्टिकल नंबर 24। बेसिकली आर्टिकल नंबर 23 and 24 both articles belongs to the right against exploitation।
ये आपका तीसरा फंडामेंटल राइट होता है, जो आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के नाम से, यानी कि अगर तुम्हारा शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो उसके अगेंस्ट, उससे बचाने के लिए दो आर्टिकल्स हैं। पहला है आर्टिकल 23, जिसमें आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाएगा, चाहे वो फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो मेंटल एक्सप्लॉयटेशन हो, ठीक है। उसी के अंदर आ जाता है आपका कौन सा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि अगर किसी इंसान को या उसके बॉडी पार्ट को बेच दिया जाए तो हम उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, तो उसको भी उसमें बचाया जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। और याद रखना, कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, ठीक है। उसने कहा था कि जो प्रोस्टिट्यूशन होता है बेसिकली, उसमें जबरदस्ती फोर्स्ड लेबर होता है, ठीक है। उसमें उन महिलाओं के साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, बच्चों के साथ। लेकिन अगर कोई महिला, कोई वुमेन अपनी मर्जी से इस फील्ड में है प्रोस्टिट्यूशन में, देन दिस प्रोस्टिट्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज द लीगल प्रोफेशन, ना कि उसका एक्सप्लॉयटेशन माना जाएगा। लेकिन अगर किसी के फोर्स में आकर, किसी के दबाव में आकर उस फील्ड में अगर कोई है उस एरिया में, तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो आप जानते हो, और किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन भी उसमें आता है। जैसे राजस्थान में एक स्कीम चलती थी, बेगार प्रथा। बेगार में क्या होता था, लोगों को काम करवाते थे, पैसा नहीं देते थे, तो ये भी उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आप उसको भरपूर पैसा नहीं दे रहे हो, पूरा काम करवा रहे हो, तो उसका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए 23 एंड चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए 24। इनिशियली इसमें था 0 to 14 ईयर तक के बच्चों के साथ कोई भी हजार्डियस कंडीशंस में आप उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करोगे, यानी काम नहीं करवाओगे, ठीक है। बाद में टाइम के साथ साथ, क्योंकि उस समय फैक्ट्रीज होती थी, कंपनियां होती थी, ठीक है, आज की तरह थोड़ी ना होते थे होटल रेस्टोरेंट, तो बाद में उसके उस टाइम के साथ साथ मॉडिफाई भी कर दिया, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। और हमारा एंड ईयर कौन सा है कि हमें चाइल्ड लेबर को बंद कर देना है, तो है 2025, ठीक है। अगर बात की जाए तो दुनिया भर में 160 मिलियन जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर में, यानी कि उनसे काम करवाया जाता है। सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में, एशिया में और पैसिफिक रीजन में। अगर मैं कहूँ 10 बच्चों से चाइल्ड लेबर का काम करवाया जाता है, तो 9 out of the 10 बिलोंग्स टू दीज रीजन्स, अफ्रीका, एशिया एंड पैसिफिक एरिया, ठीक है, पैसिफिक रीजन, ठीक है। अगर आपसे पूछे चाइल्ड लेबर एक्ट कब आया था, तो इनिशियली चाइल्ड लेबर, ठीक है, जो एक्ट था आपका 1986 में आया था। फिर उसी को चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन एक्ट, इट वाज अमेंडेड इन 2016। पहले इसमें था 0 to 14 ईयर तक के बच्चे का, उसके साथ किसी तरह का लेबर का काम नहीं होगा। उसके बाद कह दिया 14 to 18 ईयर के बच्चे से भी अगर काम करवाते हो तो वो हजार्डियस कंडीशंस में नहीं होना चाहिए। देन इट वाज अमेंडेड इन 2016। ये बेसिक सी बात है, ध्यान रखना। नेशनल पॉलिसी ऑन द चाइल्ड लेबर कब आती है, 1987 में इट वाज पास्ड, ठीक है। तो हमें दो आर्टिकल्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, आप जानते हो, जिसमें कहा गया था 6 to 14 ईयर तक के बच्चे को क्या होनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और आपको पता होगा कि बच्चे को उस एज में एजुकेशन की जरूरत होती है, तो आर्टिकल 45 जो कि डीपीएसपी का होता है, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। और अगर ध्यान में रखे तो रखे, ना रखे तो ना रखे, उसके लिए जबरदस्ती नहीं होती है। तो याद रखना, दीज डीपीएसपीज आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ये फोर्सेबल नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जब यहाँ पर लिखा था 0 to 14 ईयर तक का बच्चा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पाएगा, तो क्या गारंटी है कि स्टेट उसे देगा जो, क्योंकि ये तो फोर्सेबल नहीं है। और बच्चा अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा, बच्चा देखो, आने वाले जो बच्चे हैं यही तो हमारा भविष्य बनते हैं, ठीक है। किसके बिहाफ पर तुम इस बात की गारंटी लेते हो कि इंडिया इज गोइंग टू बी द सुपर पावर, इंडिया विश्व का क्या बनेगा, लीडर बनेगा, कैसे कहते हो, यूथ के बिहाफ पर, है ना, युवाओं के बिहाफ पर। लेकिन यूथ ही तुम्हारा ऐसा है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो कहा गया एक काम करो, एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, और इस एजुकेशन को इन्होंने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। पहला बोले 0 to 6 ईयर तक की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रहेगी आर्टिकल 45 में, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। उस बच्चे को पढ़ाओ तो पढ़ाओ, ना पढ़ाओ तो ना पढ़ाओ, क्योंकि 6 साल का बच्चा तो वैसे भी कौन सा पढ़ना सीख लेता है।
लेकिन अगर उसके बाद तो बोले 6 to 14 ईयर तक का जो बच्चा होगा उससे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कौन से आर्टिकल में डाल दिया, आर्टिकल 21 का 1 या ए, जो कि किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ और राइट टू लिव का पार्ट है, ठीक है, और वो छीन नहीं सकता है। और उसकी को डाल दिया हमने आर्टिकल 51 के ए में, जो कि बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि ये उसके मम्मी पापा की ड्यूटी है, पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चे को स्कूल के गेट तक पहुंचाया जाए, ठीक है। तो 3 जगह हमने उसको डाल दिया और आगे जाके हमने इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पास कर दिया 2009 में, ठीक है, जिसमें उनको फ्री एजुकेशन की बात की जाती है। और जो आपका तेलंगाना है, उस तेलंगाना में एक गांव है, याद रखना, वेलपुर मंडल, ठीक है, ये पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था, अब तेलंगाना अलग हो गया, आप जानते हो। तो इस वेलपुर मंडल में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर का काम होता था, लेकिन इसने हिस्टोरिकली अपने आप को जो सुधारा है, वहाँ पर एक भी बच्चा आज के दिन चाइल्ड लेबर में काम नहीं करता, सब बच्चे पढ़ाई करने लग गए हैं। जो उसने टारगेट अचीव किया है, उससे पूरे भारत को क्या लेनी चाहिए, सीख भी लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो सब इसी इस आर्टिकल में डिस्कस की हुई बातें हैं, ठीक है। ILO कब बना था, ये सब हमने जस्ट रीड कर लिया। और याद रखना, ILO को 1969 में ILO वाज अवार्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज इन 1969, उसे नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है, किसको, ILO को। चलो आप मुझे बताना, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर, इस साल की जो आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, उसकी थीम क्या है 2025 की, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है, चलते हैं नेक्स्ट। IRCTC तत्काल टिकट बुकिंग विल रिक्वायर आधार फ्रॉम द जुलाई 1। आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो बहुत बार सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो होता है टिकट ही कंफर्म नहीं होता है। अब टिकट कंफर्म नहीं होता तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अचानक से साइट काम नहीं करना बंद कर देती है। तत्काल में आप जाते हो, तत्काल में आपको पता है 10 से 11, 11 से 12 आई थिंक AC और नॉन AC स्लीपर वाली खुलती है विंडो, उसके अंदर अगर आपको नहीं मिला तो आप रह गए। उसके अंदर आपको इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जो एजेंट होते हैं वो एजेंट उसमें बुकिंग करते हैं, तो आप थ्रू एजेंट जाते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि याद रखना जो आपकी इंडियन रेलवे होती है, समझना, इंडियन रेलवे सबसे पहली बार कब चली थी रेलवे, 16 अप्रैल, ठीक है, 1853 में चली होती है। और रेलवे कहाँ से कहाँ तक चली थी, बॉम्बे से लेकर ठाणे, ठीक है, लगभग 34 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने पहली बार ट्रैवल किया था जब पहली बार चली थी। लाया कौन था उसे, तो याद रखना उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड डलहौजी इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। यही पोस्ट ऑफिस लाए थे, यही तुम्हारा टेलीग्राफ सर्विस भी लेकर आए थे, ठीक है। और उसके बाद चलते 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 जब यहाँ से ब्रिटिशर्स चले गए तो ये जो इंडियन रेलवे थे इसका क्या कर दिया गया, इसका कर दिया गया नेशनलाइजेशन। हमने इसको क्या किया, हमारे देश की प्रॉपर्टी बना लिया। और जब इसका नेशनलाइजेशन कब होता है, 1950 में, 1950 में नेशनलाइज कर लिया जाता है, ठीक है। और इसी इंडियन रेलवे को हम क्या कहते हैं, याद रखना, इसे कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं इसे, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत की जीवन रेखा। क्योंकि गरीब आदमी जो होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल यही ट्रैवल का सोर्स होता है। लेकिन अभी भी इतना प्राइस बढ़ने के बाद भी सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल क्या है, रेलवे ही है। लेकिन जब उसे तत्काल टिकट नहीं मिलती है और जब वो एजेंट के थ्रू जाता है तो उसको 500 रुपये की टिकट को 2000 रुपये में खरीदना पड़ जाता है, जो कि उस गरीब आदमी के लिए अच्छा नहीं है। तो कहा गया एक काम करेंगे, आधार से लिंक कर देते हैं। आजकल आपने देखा होगा हर चीज़ में आधार को जोड़ देते हैं, वोटर कार्ड में आधार को जोड़ देते हैं, है ना, आधार कार्ड को बैंक में जोड़ देते हैं। और याद रखना आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, आधार कार्ड इज प्रूफ ऑफ, किस बात का प्रूफ है, वो सिर्फ एड्रेस प्रूफ है, ठीक है। तो उसको लिंक करने की बात हो रही है। आपके पास OTP आएगा, OTP आने के बाद आपको टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो जो बीच में एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, उनसे आप बच जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आपका आधार ऑथेंटिकेशन डिपार्टमेंट है वो इतना स्लो होता है कि आज अगर OTP मांगते हो तो 3 दिन बाद OTP आता है। तो उस समय टिकट बुक करने के लिए जब 1 घंटे के लिए विंडो खुलेगी तो कैसे ये काम करेगा, तो कैसे रिसोर्सेज का सरकार यूज़ करेगी, वो सब देखने वाली बातें हैं। बस इतना ध्यान रखना, 15 जुलाई से ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल 1 लाइनर में पढ़ के छोड़ देना। चलते हैं नेक्स्ट।
वर्ल्ड लीवर डे। याद रखना, जो लीवर डे था अभी कुछ दिन पहले बनाया गया था, उसके ऊपर आज के इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा आर्टिकल था। इसको यहाँ पर लाने का बस एक पर्पज है, आप इसको पढ़ लेना शिद्दत से, क्योंकि आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ हो रही है वो या तो लीवर डिजीज़ है या फिर वो आपकी डायबिटीज़ है। और इवन यू नो कि हमारी इंडिया को क्या कहा जाता है, कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ कहते हैं, है ना। कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ कहा जाता है किसको, इंडिया को। सबसे ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर मिलेंगे आपको, और लीवर केस भी उसी रेशियो के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं कहूँ 1 आउट ऑफ 3 पर्सन अगर कोई अपना रैंडमली अपना चेकअप करा लें तो 1/3 का रेशियो निकल के आएगा, 3 में से 1 आदमी को क्या मिलेगा, फैटी लीवर मिलेगा। लेकिन ये हो सकता है कि नॉन एल्कोहलिक हो सकता है ये एल्कोहलिक हो, ठीक है। तो ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं कैसे, बाहर का खाना पीना, ठीक है। तो कुछ दिन पहले वर्ल्ड लीवर डे था, तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है तुम्हारी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, इवन एग्जाम को भी ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ जरूर लेना। चलते हैं नेक्स्ट, बताना इस बार की वर्ल्ड लीवर डे की थीम क्या थी। और ये एक साइलेंट एपिडेमिक बनता जा रहा है। एपिडेमिक जानते हो ना, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है एंडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। यानी ये इंडिया में फैल रहा है, इसलिए इसे एपिडेमिक कहा गया। अगर ये इंडिया के अलावा 2-4 देशों में फैल चुका होता है, एशिया में, यूरोप में 1-2 देशों में, तो इसे हम एंडेमिक कह देते। और अगर ये पूरी दुनिया में फैल जाता कोरोना की तरह तो हम इसे पेंडेमिक कह देते, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात ध्यान रखना, ठीक है। इसे साइलेंट पेंडेमिक भी, एपिडेमिक भी कहा जा रहा है। चलो बताना मुझे, WHO ने किसे साइलेंट पेंडेमिक कहा था। ये तो एंडेमिक है, किसे साइलेंट पेंडेमिक कहा है WHO ने, ठीक है। पढ़ा था हमने कभी ना कभी, ठीक है, जो कि कोविड-19 की वजह से ही चल रहा है। देखते हैं कौन बताता है, कौन कितना अवेयर है। नेक्स्ट, बैड ब्लड, इंडिया एंड कनाडा मस्ट यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू रीसेट टाइज। देखो समझना, इंडिया और जो कनाडा है ना, उसके रिलेशंस बहुत पुराने चले आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया एंड कनाडा, आपने देखा होगा इवन जब हम यहाँ पर इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल कर रहे थे तो हमारे यहाँ पर एक पार्टी बनी होती थी जो कि थी गदर पार्टी। और ये गदर पार्टी पूरी की पूरी कनाडा से क्या होती थी, ऑपरेट होती थी। हालांकि ये बनी थी सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। कहाँ पर ये बनी होती है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। लेकिन ये पूरी की पूरी कहाँ से ऑपरेट होती थी, कनाडा से। बनाया किसने था इसको, तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने इसको बनाया होता है, ठीक है। लाला हरदयाल और दूसरा कौन था, सोहन सिंह, ठीक है। तब से हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कामागाटा मारो इंसिडेंट, हमारे बहुत से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो चले जाते हैं कनाडा में, उनको ब्रिटिशर्स एंट्री नहीं देते हैं। तो काफ़ी समय से हमारे रिलेशंस बने हुए हैं। बट हमारे यहाँ पर एक पर्सन था, आपने पढ़ा होगा, भिंडरावाला। भिंडरावाला चाहता था कि जो भारत का पाकिस्तान है और जो भारत का पंजाब है और पाकिस्तान का पंजाब है, उसे मिलाकर मैं एक देश बना लेता हूँ और उसका नाम रखूँगा खालिस्तान। और वो जब डिमांड करने लगा तो उसका सपोर्ट करने लगे कनाडा में बैठे हुए लोग, क्योंकि हर पंजाबी में से हर घर में तुम्हें कनाडा में मिल जाएगा, यूएस में मिल जाएगा। तो वहाँ से उनको सपोर्ट मिलने लगा। धीरे धीरे भिंडरावाला का चैप्टर तो हो गया क्लोज। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 हम जानते हैं। उसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी को मार दिया होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो अभी क्या हुआ, पिछले कुछ साल पहले आपने पढ़ा होगा हरदीप सिंह निज्जर वाला केस। वो जो हरदीप सिंह निज्जर होता है उसके रिलेशंस होते हैं खालिस्तानी ग्रुप से, उसे मार दिया जाता है कनाडा में। तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, समझना इसकी इंपॉर्टेंस समझना, प्राइम मिनिस्टर, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कनाडा का कहता है कि भारत सरकार ने उसे मरवाया है। कोई नॉर्मल आदमी कहते तो बात अलग, कल को मोदी जी कुछ बोलते तो पूरा भारत को सच ही लगेगा। प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है तो लगा कि यार कुछ तो बात है, उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया। वो बात की बात है कि लॉरेंस बिश्नोई उसको क्लेम करता है, वो कुछ भी क्लेम कर लेता है, उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब उसने कहा कि अच्छा ऐसा हुआ, तुम लोगों ने मारा था। तो वहाँ पर खालिस्तान की डिमांड बढ़ने लगी। वहाँ के लोग खालिस्तान सपोर्टर उसको सपोर्ट कर रहे थे, जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था। हालांकि अब प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुका है। हमारी एम्बेसी में वो लोग चढ़ते थे, हमारा झंडा उतार देते थे, खुद का झंडा लगा देते थे। किसका, खालिस्तान का। हमने बहुत सुना, बहुत सहा। और एक टाइम ऐसा है कि हमने सारे डेलीगेट्स को वहाँ से बुला दिया और यहाँ से कनाडा वालों को निकाल दिया कि चलो जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम, ठीक है। हमारे रिलेशंस हो गए भयंकर तरीके से खराब। लेकिन अब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुका है। और इस बार की जो G7 है, वो कहाँ पर हो रही है, कनाडा उसको होस्ट कर रहा है, ठीक है।
और 2019 से जब भी G7 जहां भी होती है, इंडिया वाज इनवाइटेड, इंडिया को हमेशा बुलाया जाता है, बट इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ G7, इंडिया पार्ट नहीं है G7 का। चलो बताना कौन कौन से पार्ट है G7 के, कौन कौन से 7 देश हैं। इस बार डेफिनेटली जैसे लास्ट ईयर ब्रिक्स था, है ना, ऐसे एग्जाम में आ सकता है। अब उसको बुलाया नहीं गया तो वो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। एक हफ्ते बाद क्या होता है, कनाडा आगे से कहता है कि आ जाओ मिल लो, कोई बात नहीं घूम जाओ। अब वो हमें वहां बुला रहा है, तो यूएसए ने भी सपोर्ट नहीं किया था उस समय। क्यों? क्योंकि अभी पहली न्यूज में हमने पढ़ा था कि यूएसए और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। लेकिन अब ये जो है ना, इंडिया और कनाडा, इनको एक हो जाना चाहिए। लेकिन याद रखना, कनाडा, अमेरिका, यूके ये हमेशा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इन्हीं की दम के ऊपर उछलता रहता है और वो भारत से पंगे लेता रहता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन हाँ, दूसरी तरफ हम भी तो इंडिया, रशिया और चाइना RIC ग्रुप बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसमें बस यही कहा गया है कि इंडिया को अपने जितने भी पुराने रिलेशंस टूटे थे हमारे, जैसे हरदीप सिंह निज्जर का भी इसमें नाम है, जस्टिन ट्रूडो का भी नाम है, जो प्राइम मिनिस्टर थे उसमें, वही सब कहानी इसमें दोहराई है। ठीक है, कि उन सबको बीती बातों को भूल जाओ और फिर से नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं, बस ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये बेसिक 2-4 बातें जस्ट याद रखना। ठीक है, एक बार मोदी जी चले जाएं, फिर क्या करते हैं देखेंगे। याद रखना, G7 कब बना था? 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद 1975 में। इनिशिएटिव किसका था? अमेरिका का, हमने काफी बार पढ़ा है। पहले इसके मेंबर होते थे G6। कनाडा इसमें कब जुड़ा था? क्योंकि इस बार कनाडा में हो रही है, तो याद रखना कनाडा वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ G7। कनाडा वाज एडिड या कनाडा ज्वाइंड इन, कब कनाडा ज्वाइन करता है? तो याद रखना 1976 में ज्वाइन करता है। और उसके बाद याद रखना ये हो जाता है G7। फिर इसमें एक और आता है, ये बन जाता है G8। और G8 में कौन जुड़ता है? रशिया इसमें ऐड होता है 1998 में। इनको लगा रशिया सुधर गया, उसको ऐड कर लिया। लेकिन रशिया सुधरने वाला कहाँ था? रशिया ने 2014 में, आपने नाम सुना होगा, क्रीमिया, उस क्रीमिया को जीत लिया, अनेक्स कर लिया, कब्जा लिया। तो इसको लात मार के निकाल दिया गया, वापस से G8 में से एक निकल के क्या हो गया? G7। तो रशिया को दोबारा से 2014 में निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आज के दिन 7 ही देश हैं। लास्ट ईयर भी मोदी जी गए थे, आप जानते ही हो, है ना। लास्ट ईयर तो इटली में हुई थी, तो वहाँ तो मोदी जी डेफिनेटली जाने ही थे। ठीक है, इस बार उनको नहीं बुलाया गया, वो बाद की बातें हैं। ठीक है, चलो बताना लास्ट क्यों जाने थे लास्ट ईयर। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। चलते हैं नेक्स्ट, है ना। अच्छा देखो, वहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है जिसे हम 5 आइज अलायंस कहते हैं। अभी हमें बुलाया जा रहा है, याद रखना हुआ पाकिस्तान को बुलाया गया है। और हो सकता है कि पाकिस्तान और इन सब के मुद्दे पे हमें घेरने की बात की जाए, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, एक बार हो जाए मीटिंग, मोदी जी जाके आ जाएं, फिर दोबारा से हम इसको डिटेल एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, और वहाँ पर एक ग्रुप है 5 आइज अलायंस। इनिशियली बना था 1946 में। इसमें US और UK ही थे बस। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर US से जुड़ जाता है। ठीक है, US से। ठीक है, उसके बाद आपका कौन जुड़ता है इसमें? कनाडा जुड़ता है। उसके बाद इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है और न्यूजीलैंड भी आ जाता है। ये सारे मिलकर इसमें 5 देश बन जाते हैं। सिंपल सा याद रखना। द 5 आइज अलायंस इज मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क इन्वॉल्विंग USA, UK, Canada, Australia and New Zealand. These countries share a wide range of intelligence, particularly on the national security threats like terrorism and cybercrime, to enhance their collective security. ठीक है, तो कब बना था? 1946 में। तो इसका भी जिक्र है उसमें, तो थोड़ा सा हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये बेसिकली इन 5 देशों में इंटेलिजेंस का काम करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Violent crimes by juveniles have increased in India। देखो बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और आज चाइल्ड लेबर की भी बात की हमने, आज हम चाइल्ड क्राइम की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात समझना, जुवेनाइल कौन होते हैं? जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं। ठीक है, यानी कि जो नाबालिग होते हैं बेसिकली, सिंपल सा। अब नाबालिग जो होते हैं ना, ये क्राइम करते थे पहले तो सजा नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो तो नाबालिग है, भूल चूक में हो गया, उससे भूल चूक माफ होती है हमारे यहाँ। लेकिन तुम देखोगे जैसे निर्भया रेप केस को देखना, उस निर्भया रेप केस में उस लड़की को मारा जाता है, और उस लड़की को मारा ही नहीं जाता है, उसको जब मारा जाता है उसमें एक नाबालिग भी होता है। ठीक है, बिलो 18 ईयर का। और मारने के बाद उसको रेप किया जाता है। रेप ही नहीं किया जाता है चलती बस में। आपने देखा होगा पूरा भारत उस इंसिडेंट से एकदम से सहम गया था। उन्होंने एक लोहे की रोड ली होती है और उसके प्राइवेट पार्ट्स में डाल दी होती है। वो जो इंसिडेंट था वो उसी नाबालिग बच्चे की हुई हरकत थी। अब सोचो कि ये बच्चे कहाँ से ये सब, इतना क्राइम कैसे कर पा रहे हैं लोग।
तो सबसे बड़ा चीज़ है इसके लिए, पहली बात, ये क्रिमिनल क्यों बनते जा रहे हैं, रेपिस्ट क्यों बनते जा रहे हैं। तुमने देखा होगा छोटे छोटे 14-15 ईयर का बच्चा अपने इंस्टाग्राम पे लिख लेता है गैंगस्टर, ठीक है, मान लो किसी ने अपना नाम रख लिया गैंगस्टर बबलू, है ना, तो गैंगस्टर हो गया, है ना। बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे कि फॉर एग्जाम्पल गाली गलौज देखो ना, उनको बोलने की तमीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिकल उसी पे डिस्कस हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या मोबाइल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेफिनेटली मोबाइल रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? मोबाइल में सीरीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजोन देखते हैं, जैसा वहाँ चल रहा होता है वैसा करने की सोचते हैं, वैसा उन्हें मिल जाए ऐसा सोचते हैं, और सोसाइटी में क्राइम हो जाते हैं। मम्मी पापा को सोचते नहीं, मम्मी पापा को लगता है कि बच्चा अकेला है, चलो हम जॉब पे चले जाते हैं, बच्चा मोबाइल देख लेगा। अब बच्चा मोबाइल से बिगड़ रहा है, सुधर रहा है, किसी को नहीं पता। 2% अच्छा काम करते हैं, 98% बिगड़ जाते हैं। तो मोबाइल भी सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। पेरेंट्स की इग्नोरेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज़ में, ध्यान रखना। यही इस आर्टिकल की थीम है इस बार, ठीक है। उसके साथ साथ अब्यूज़, घर में जब वो गालियाँ सुनता है वो गालियाँ देना सीख जाता है, अपनी फ्रेंड सर्कल में जब वो ऐसे गालियाँ देता है सीख जाता है, फिर वो ईव टीजिंग करना शुरू कर देता है ना, फिर ये सब क्या बोलते हैं, जेब काटना शुरू कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिक पॉकेटिंग कहते हैं, वो सब करना शुरू कर देता है, ठीक है। सीरीज मूवीज सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। साइबर बुलिंग होती है उन लोगों की, है ना, वो ज़्यादा इंटरनेट पे इन्वॉल्व है तो उसके बाद साइबर बुलिंग होना लग जाती है, रोबरी में इन्वॉल्व हो जाता है, डकैती करने लग जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्यों निकल के आ रही हैं? ट्रेसपासिंग करेगा, क्यों निकल के आ रही हैं? क्योंकि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अगर हमें याद रखना, अगर मुझे पता है कि मुझे विकसित भारत बनना है, समझना है ना, मुझे विकसित भारत बनना है, तो अगर मुझे विकसित भारत बनना है और मेरा 2047 का टारगेट है, तो आज जो बच्चा 15 साल का है वो 2047 में कितने साल का हो जाएगा? तो आज अगर मैं कहूँ 25 है, 25 में वो 15 का है, तो 35 में 25 का हो जाएगा, 45 में वो 35 का हो जाएगा। तो उस समय वो एक अडल्ट बन चुका होगा। लेकिन वो किस माहौल में बड़ा हुआ है, क्या वो तुम्हें विकसित भारत बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा, वो क्राइम ही करता रह जाएगा। तो हम जितनी भी अभी हम स्कीम पढ़े थे कि 0 से 14 ईयर तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दो, राइट टू लाइफ दो, राइट टू एजुकेशन एक्ट दो, सब तो धरा का धरा रह गया। बात समझ में आ रही है? तो कैसे उस इनोसेंट बच्चे को बचाया जाए इन चीज़ों से, कैसे उसे क्रिमिनल होने से बचाया जाए, वही सब बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। समझ गए? ठीक है, सिंपल सा याद रखना, एमपी पहले नंबर पे है जहाँ पे जो क्राइम है जो बिलो 18 ईयर के बच्चों के द्वारा किए जाते हैं 21.8% से 21.8% के साथ पहले नंबर पे है, ठीक है। और उसके बाद महाराष्ट्र 18% के साथ दूसरे नंबर पे है। तो सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। अगर आप स्टेट वाइज देखोगे तो मध्य प्रदेश 21.8, अगर आप देन देखोगे महाराष्ट्र, देन आपका राजस्थान भी है उसमें 9.6% के साथ, छत्तीसगढ़ विद 8.4%, दिल्ली विद 6.8%, जो आपकी कैपिटल है उसमें 6.8% ऑफ ऑल वायलेंट क्राइम्स कमिटेड बाय जुवेनाइल्स इन द कंट्री, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, ध्यान रखना कौन कौन सा किस किस नंबर पे आता है। चलो मुझे बताना कमेंट करके, आप भी उसी एज में आते हो, है ना, बिलो 18 हो आप सभी के सभी को, 10वीं को, 11वीं को, 12वीं क्लास में होगा जो इस चीज़ को देख रहा होगा। बताना मुझे कि और क्या किया जा सकता है इन लोगों को क्राइम से बचाने के लिए, ठीक है। कुछ मैंने डिस्कस किए हैं, कुछ तुम भी सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं कौन क्या कहता है। हिंदी कैन बी टॉट अलॉन्ग विद इंग्लिश एंड मदर समझना। आपने पढ़ा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं और काफ़ी टाइम से नॉर्थ एंड साउथ के बीच में एक लड़ाई चल रही है लैंग्वेज को लेकर, है ना। और इसमें कहा गया था एक आपको इंग्लिश आनी चाहिए, एक आपको हिंदी आनी चाहिए और एक कोई भी आपको नेटिव लैंग्वेज आ जानी चाहिए। और नेटिव लैंग्वेज बोले तो मदर टंग भी सीख सकते हो, जो कि शेड्यूल नंबर 8 में लिखा है। और शेड्यूल नंबर 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22 लैंग्वेज लिखी हुई है। फिर आगे चल के यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोबारा से आती है 1986 में, देन इट वाज अमेंडेड इन 1992, इसको दोबारा से अमेंड कर दिया जाता है। अमेंड करने के बाद आपने फॉर एग्जांपल इसको अमेंड करने के बाद इसमें कह दिया एक इंग्लिश होगी, एक इसके अंदर हिंदी होगी, ठीक है, और इसके साथ तीसरी क्या होगी? कोई भी नेटिव लैंग्वेज बोल सकते हो, ठीक है। और वो जो शेड्यूल नंबर 8 में लिखी हुई 22 लैंग्वेज। लेकिन ये दोनों कंपलसरी थी तो साउथ और नॉर्थ के बीच में बनती नहीं थी, ये दोनों कंपलसरी थी तो दोनों के बीच में बनती नहीं थी। तीसरी बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है 2020 में, 2020 में। और 2020 में कहा गया कि एक काम करो, इंग्लिश कंपलसरी कर दो,
दूसरा कोई भी मदर टंग जो है तुम्हारी वो कंपलसरी कर दो, और तीसरा बोले कि कोई भी नेटिव लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, जब साउथ अपोज करता था तो सरकार ने दिमाग लगाया, बोले कि एक काम करो नेटिव लैंग्वेज सीख लो। अब ये दो कंपलसरी है, तीसरी कौन सी सीखोगे? तो इसमें हिंदी भी है, तो आपको इनडायरेक्टली क्या इम्पोज कर दी गई? हिंदी इम्पोज कर दी गई। और आपको पता है कि अगर किसी का कल्चर किसी को बर्बाद करना हो तो उसका कल्चर ख़त्म कर दो। तो ये साउथ वाले सोचते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये वो सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा कल्चर ख़त्म हो जाएगा, लैंग्वेज ज़बरदस्ती इम्पोज होगी। तो आज तक भी वो अपोज करते आए थे, अब वो कह रहे हैं कि तुम इनडायरेक्टली इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि क्या गारंटी है कि कोई साउथ में कर्नाटक में रहने वाला बंदा कन्नड़ भी सीख ले, इंग्लिश भी सीख ले, तो क्या गारंटी है कि उसकी तमिल में जॉब लगेगी? जो नेटिव लैंग्वेज में तमिल सीखेगा उसकी तो मजबूरी हो गई ना, उसे वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो पूरे भारत में बोली जाती है। पूरे भारत में मोस्टली हिंदी बोली जाती है। तो साउथ कहता है कि नॉर्थ वालों को इंग्लिश सिखा दो। अब नॉर्थ वालों को इंग्लिश नहीं आती है, साउथ वालों को हिंदी नहीं सीखना चाहते, तो इस बात की दोनों के बीच लड़ाई चली आ रही। तो अभी जो आपके चंद्रबाबू नायडू हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है, उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है तुम्हें सीखने के लिए, क्यों नहीं सीख रहे? अब आप जानते हो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके थोड़ा सा नीचे जाओगे तो कोई सीएम इस बात की हामी नहीं भर रहा है। वो क्यों मर रहे हैं? क्योंकि अभी अमरावती प्रोजेक्ट भी मिला है ना 58,000 करोड़ रुपीज़ का। बाकी इनडायरेक्टली आप सब समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? तो देखते हैं कौन जीतता है इस लैंग्वेज वॉर में। चलते हैं नेक्स्ट। एक्जियोम स्पेस मिशन पोस्टपोन टू रिपेयर रॉकेट्स ऑक्सीजन लीक। देखो ये चौथी बार डिले हो गया है। कल बोले कि वेदर अच्छा नहीं है, अब बोल रहे हैं कि उसमें लीक हो गया है, ठीक है? तो कल ही हमने इसको पढ़ा था, परसों। इसके अंदर 4 लोग जाने वाले हैं इंडिया की तरफ से। कौन है? शुभांशु शुक्ला। हमने उसको भेजने के लिए 550 करोड़ रुपीज़ पे किए हैं। किसका मिशन है? तो एक्जियोम स्पेस एजेंसी है एक, ठीक है? एक्जियोम प्लस उसके साथ कौन है? तो याद रखना नासा, ठीक है? और नासा के साथ उसमें कौन है? तो स्पेस एक्स। ये तीनों मिलकर उसको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है? ये 14 डेज तक स्पेस में रहेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। हमने शुभांशु शुक्ला को भेजने के लिए इतना पैसा क्यों दिया, क्यों भेजा? क्योंकि ये जब वापस आएंगे तो हमारा कौन सा मिशन होगा? गगनयान। और गगनयान विल बी द इंडियाज फर्स्ट कैसा मिशन होगा? मैंड मिशन होगा, या पहला इंडिया का क्रूड मिशन होगा जिसमें इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा, ठीक है? उससे पहले राकेश शर्मा वाज सेंट बाय यूएसएसआर, कल्पना चावला वाज सेंट बाय नासा। हमने किसी को भी नहीं भेजा है, तो हम चाहते हैं भेजें, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस मिल जाए एक बार, तो उसके लिए शुभांशु शुक्ला को वहाँ भेजा गया, ठीक है? तो सिंपल सी 2-4 बातें ध्यान रखना है। ये चला जाएगा, 14 डेज रुक देंगे, फिर वापस आएंगे, तब हम इसको पढ़ लेंगे। कल ही हमने पढ़ा था कि जो चंद्रयान 3 टार्डिग्रेड है ना, वो भी वहाँ पर ले जाने की बात हो रही थी। साइनोबैक्टीरिया कैसे वहाँ पे सर्वाइव करते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन, उसको भी चेक करने की बात की जा रही थी। तो देखते हैं जब जाएगा तब हम इसको फिर से पढ़ लेंगे। सेंटर टू रिवाइज एसी टेम्परेचर रेंज फॉर मोर एफिशिएंसी। देखो आज के टाइम पर आप देखोगे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो आप जितना ज़्यादा एसी लोअर पॉइंट के ऊपर करके चलाते हो उतना ही पोल्यूशन भी करता है वो, है ना? उतना ही हीट भी जनरेट करता है, उतना ही एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। और आपको पता है 2070 अगर मुझे अचीव करना है तो मुझे कार्बन न्यूट्रल होना होगा, और दुनिया के लिए 2050 अचीव करना है तो कार्बन न्यूट्रल होना होगा। और उसके लिए मुझे एनवायरनमेंट को बचाना होगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP, UNFCCC, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं काफ़ी बार, ठीक है? तो उसके लिए क्या कहा गया? तो हमारी गवर्नमेंट का कहना है, हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है, जो अभी यूनियन पावर मिनिस्टर है, कुछ टाइम पहले ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, इन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, जो AC है उसका जो AC का टेम्परेचर है वो सेट रहेगा 20 to 28, यानी कि आप मिनिमम 20 से कम नहीं कर पाएंगे और मैक्सिमम 28 से ऊपर नहीं कर पाएंगे, ताकि उससे क्या होगा? एनर्जी भी बचेगी। क्योंकि AC में याद रखना 1 डिग्री अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, या लो करते हो, तो उससे 6% एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है। यानी कि अगर आप 24 पे उसको यूज़ करते हो अपने घर में और एक बंदा करता है 18 पे, तो 18 वाला और 24 वाला जो टेम्परेचर सेट करके बैठा है, दोनों के बीच में बिल का जो अंतर रहेगा वो 36% उसका कम बिल आएगा, ठीक है? तो एनर्जी भी बच रही है,
ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है वो बात की बात है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए सरकार ध्यान नहीं देती है। मैं हमेशा कहता हूँ सरकार उस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देती है जो उसको करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक ह्यूमन नेचर होता है बेसिक सा कि हमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वो नहीं करते, हम दूसरे कमियाँ निकालते हैं, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम्हारी ये गलती है ना। तो सरकार को भी कुछ एफर्ट लगाने चाहिए कि वो क्या करे, ना कि लोगों को ये डायरेक्ट किया जाए कि भाई तुम एसी कम चलाया करो, ठीक है, पेड़ लगाओ ना, ये सब काम करो, लेकिन हम सरकार को डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, जो आपका BEE है याद रखना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये कब बना था 2002 में, कौन से एक्ट से, तो अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 ये बना होता है। हमारी इस बार की जो डिमांड है एनर्जी की वो 241 गीगावाट को हिट कर गई है, ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ पर 70% के आसपास एनर्जी कहाँ से बनती है, थर्मल पावर प्लांट से बनती है, कोयले से बनती है। तो जितनी डिमांड बढ़ेगी एनर्जी की उतना कोयला ज़्यादा जलेगा, जितना कोयला ज़्यादा जलेगा उतना पोल्यूशन होगा। तो एक काम करो, इसको कम कर लो ताकि थोड़ा सा कम बिजली कंज्यूम हो, ठीक है, बस यही उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। इंडिया अनलाइकली टू रेटिफाई हाई सीज ट्रीटी एट UN ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये अच्छी न्यूज़ है समझना। हमने पढ़ा था UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और UNFCCC बना था 1992 में, और UNFCCC काम करना शुरू करता है 1994 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, बॉन, और बॉन कहाँ पर बना हुआ है, बेसिकली जर्मनी में बना हुआ है। तो हम इसमें ये कर रहे थे कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना था, तो हम उसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कर रहे थे, COP कर रहे थे, सब कर रहे थे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये मेरा इंडिया है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, यहाँ पर टेम्परेचर को बचाने के लिए, कम करने के लिए, मतलब है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो मैंने बहुत सारे एफर्ट लगाए, मैंने COP किया, मैंने UNFCCC बनाया, मैंने बहुत सारे एक्ट बना लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना लिया। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये क्या है मेरा, तो ये हो गया मान लो अरेबियन सी, समझना बहुत ध्यान से, और ये हो गया हमारा कौन सा, तो ये हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल। तो अगर मैं कहता हूं कि यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहां भी बढ़ रहा होगा। तो क्या यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या जो मैरीन लाइफ होती है हमारी, है ना, जो पानी के अंदर जो जिंदगी होती है, मैरीन लाइफ, यानी कि जो पानी में मछली वगैरह जो भी जीव होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास अभी तक लगभग 2,75,000 नॉन स्पीसीज हैं जो कि पानी की हैं, क्या उन पे इफेक्ट नहीं पड़ता होगा? और जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने जाते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा समुद्रयान, है ना, समुद्रयान में कर क्या रहे हो आप? समुद्रयान में तुम यही तो कर रहे हो कि हमें क्रिटिकल मिनरल्स मिल नहीं रहे थे सरफेस पे, तो हम समुद्र में जाकर खोजेंगे, और उसके लिए हमने सबमर्सिबल का नाम क्या रख दिया था, मत्स्य 6000। लेकिन ये तो तुम अपनी रेंज में कर रहे हो, एक होता है आपका टेरिटोरियल जोन, एक होता है कॉन्टेजियस जोन, एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप वहां कर रहे हो, ठीक है। लेकिन बियॉन्ड SEZ, बियॉन्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी 200 नॉटिकल माइल्स के बाद अगर वहां पर कोई इलीगल एक्सट्रैक्शन कर रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि वो तो तुम्हारे देश की जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। तो क्या वहां मैरीन लाइफ नहीं डिस्टर्ब हो रही है? डेफिनेटली हो रही है। तो क्या जिंदगी सिर्फ धरती पर रहने वालों की है, धरती के नीचे पानी में रहने वालों की जिंदगी नहीं है? क्या उसे बचाने के लिए COP नहीं करोगे? तो इस बार पहली COP भी की जाएगी, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, किसके ऊपर, मैरीन लाइफ के ऊपर, समझ गए। तो उसके लिए कौन सी ट्रीटी है, तो सिंपल याद रखना, इसको कहा गया हाई सीज ट्रीटी। क्या है हाई सीज ट्रीटी, समझना सिंपल सा, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, इसे BBNJ एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिसे हाई सीज ट्रीटी भी कहा जाता है। दिस ग्लोबल एग्रीमेंट इज डिजाइन टू सेफगार्ड हाई सीज मैरीन बायोडाइवर्सिटी थ्रू कोलैबोरेशन एट द इंटरनेशनल लेवल, एंड इट विल ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। तो याद रखना ये UN क्लोज के अंडर ही काम करेगी। तो अगर इसकी बॉडी पूछी जाए तो UN क्लोज यानी यूनाइटेड नेशन ही है जिसके अंडर ये काम करेगी। अकॉर्डिंग टू द 1958 Geneva Convention on the High Seas, parts of the sea that are not included in the territorial waters or the internal waters of a country are known as the high seas। अभी तक याद रखना 49 कंट्रीज ने इसे रेटिफाई किया है। एक बार अगर 60 कंट्री उसे रेटिफाई कर देंगी तो वो लीगल हो जाएगा और वो इफेक्ट में आ जाएगा, सिंपल सा याद रखना। और भारत उसको रेटिफाई कर रहा है,
भारत कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे तो मेरे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एक्ट है ना जो 2002 में आया था, हमने पढ़ा है एनवायरनमेंट में, उसको मुझे रेटिफाई करना पड़ेगा, उसे मुझे चेंज करना पड़ेगा, उसके रूल्स में बदल देता हूँ, फिर मैं उसके अंदर एड ऑन हो जाऊंगा। समझ गए? तो सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना, In his address on June 10, Dr. Singh highlighted India's progress on Samudryan, the country's manned submersible mission। ये वही है जिसमें हम क्रिटिकल मिनरल्स को ढूंढने के लिए 6000 मीटर नीचे जाएंगे 2026 में। He also referred to India's nationwide ban on single use plastic। हमने प्लास्टिक वगैरह भी बैन कर दिए, ठीक है, जिससे हमने more than $80 billion ब्लू इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। हाई सीज कवर 64% ऑफ द वर्ल्ड ओशियंस। याद रखना दुनिया के समुद्रों का 64% से भी ज्यादा हाई सीज में आता है, और दुनिया के टोटल सरफेस की बात करूं तो 50% से ज्यादा हाई सीज के अंदर आता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा वाइटल है किसके लिए? मैरीन लाइफ के लिए। और हमारे पास कितनी मैरीन लाइफ अभी तक नोन है? तो 2,70,000 स्पीसीज हमारे को नोन है, और जो हमें पता ही नहीं है वो तो बात की बात है। तो हमने देखा होगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओशियन का बढ़ेगा, ओशियन का बढ़ेगा तो हमने देखा होगा अजीब अजीब से जानवर बिल्कुल जो बीनीथ रहते थे वो निकल के बाहर आ रहे हैं ओशियंस में, है ना। तो टेम्परेचर वहाँ भी बढ़ रहा है ना, वहाँ भी आपका इफेक्ट हो रहा है। तो उसको कैसे रोका जाए, उसे ही कहा गया हाई सीज ट्रीटी। UNFCCC किसके लिए था? एनवायरनमेंट के लिए। BBNJ किसके लिए है? मैरीन लाइफ के लिए। ऐसे उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके याद कर सकते हैं। जैसे मैरीटाइम जोन्स होते हैं, सबसे पहले होता है टेरिटोरियल जोन जो कि 12 नॉटिकल माइल्स का होता है। देन आपके सरफेस से लगभग 24 नॉटिकल माइल्स होता है कॉन्टाजियस जोन, यहाँ पर आप जहाज वगैरह ये सब चला सकते हो। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो 200 नॉटिकल माइल्स का होता है, और उसके बाद जो शुरू होता है उसे हाई सीज कहा जाता है, ठीक है। और उसी को बचाने के लिए, वहाँ की मैरीन लाइफ को बचाने के लिए क्या आया है? हाई सीज ट्रीटी। चलते हैं नेक्स्ट। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट इन मंगोलिया फॉर कॉन्क्वेस्ट। तो सिंपल याद रखना, एक एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, कहाँ पर? तो याद रखना मंगोलिया में कहाँ पे? उलान बटार, ठीक है। तो वहाँ पर एक एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है कॉन्क्वेस्ट। कौन कौन है उसमें? इंडिया, यूएसए, पहले ये यूएसए और मंगोलिया के बीच में थी, अब एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ठीक है। कब होगी? 14 से 28 जून के बीच में। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। गवर्नमेंट लुक्स एट रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन द नेक्स्ट लोकसभा। ये भी हमने पढ़ा था कि लास्ट 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 से जो वुमेन थी उनको रिजर्वेशन दिया गया था 33%। कहाँ पर? तो लोकसभा में, और उसके साथ साथ विधानसभाओं में यानी कि स्टेट असेंबलीज में। और ये कहा गया था कब इम्प्लीमेंट होगा? तो नेक्स्ट सेंसस के बाद, ठीक है। और नेक्स्ट सेंसस के बाद कब? तो 2029 में इलेक्शन होगा, और 2029 इलेक्शन से पहले 2027 में क्या करा लेंगे? सेंसस भी करा लेंगे। उस दिन समझाया था ना, एक दिन पहले जब द हिंदू किया था उसमें हमने पढ़ा था कि ये सारा क्या था? प्री प्लान्ड था कि कैसे डिलिमिटेशन करना है, कैसे ये सब करना होता है, ठीक है। तो उसमें इसको हो सकता है लागू भी कर दिया जाए। तो सिंपल सा याद रखना। चलो मुझे बताना, सबसे पहले वुमेन्स को ग्राम पंचायत में या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रिजर्वेशन कब दिया गया था, ठीक है, और कितना परसेंटेज दिया गया था? देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इकोज फ्रॉम द कोर्ट रूम नंबर 24 वर्डिक्ट अनसीटेड PM सीट स्ट्रक बैक एट द नेशन। समझना हुआ क्या था? हमारे यहाँ पर 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। पहली बार लगी थी 1962 में, उस समय इंडिया और चाइना की लड़ाई हो जाती है, चाइना जीत जाता है, ठीक है। और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर। और उस समय हमारी प्रेसिडेंट कौन हुआ करती थी या कौन हुआ करते थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। एक बार इमरजेंसी लगी है 1971 में, उस समय हमारी इंडिया और पाकिस्तान की बैटल होती है, इसमें इंडिया जीत जाता है। उस समय प्राइम मिनिस्टर थी आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है। और उस समय जो आपके प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो थे VV गिरी, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। एक तीसरी बार होती है 1975, और उस समय क्या होता है? इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगा दिया जाता है, और बाद में इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज कर दिया जाता है बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, और इसे बदल कर दिया आर्मड रिवोल्ट, यानी कि आर्मड रिवोल्ट की वजह से लगेगा, ना कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसका नाम बदल दिया।
और ये जो बातें लिखी है नेशनल इमरजेंसी की, ये लिखी है आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 3 बार लगा है। तो आज 12 जून है, आज ही के दिन 1975 में क्या लगा था, आज ही के दिन नेशनल इमरजेंसी लगी थी। तो याद रखना 3 रीजन होते हैं, या तो एक्सटर्नल अग्रेशन, या आप किसी के साथ वॉर में शामिल हो जाओ, या इंटरनल डिस्टर्बेंस। बट इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज चेंज टू आर्मड रिवोल्ट बाय 44th अमेंडमेंट 1978, हमने उसे बदल दिया होता है, ठीक है। तो हुआ क्या था उस समय, उसी के ऊपर ये आपके इंडियन एक्सप्रेस में पहली न्यूज छापी हुई है कि इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या किया था। समझना, जब भी आप नेशनल इमरजेंसी लगाते हो ना, तो आपको पहली बात तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना पड़ता है, ठीक है, उनकी सलाह के बाद ही लगा सकते हो, जो कि आज के दिन 15% होते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। और लगाता कौन है, तो इसको लगाता है भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। तो उस समय क्या हुआ था, 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने थोड़ी सी वोटों में गड़बड़ी कर दी होती है, और गड़बड़ी कर दी होती है तो गड़बड़ी पकड़ी जाती है। वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहती है, याद रखना हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जज सीक्वेंस में बनाए गए हैं, ठीक है, एज के हिसाब से। 2 बार ऐसा हुआ था कि आगे पीछे बना दिए गए थे। एक बार 1973 में अजीत नाथ रे, A.N. रे को बनाया गया था, ठीक है, पीछे से उठा के रैंडमली। एक बार किसको बनाया गया था, तो हमीदुल्ला बेग को बनाया गया था, HM बेग जिसे कहते हैं, 1977 में, और ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। तो हुआ क्या था कि इनको लगा कि मैं फंस चुकी हूँ इलेक्शंस में, तो इन्होंने क्या किया, एक दिन उस समय हमारे प्रेसिडेंट होते थे फखरुद्दीन अली अहमद, F. अली अहमद वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि मैंने बात कर ली, आप लगा दो इमरजेंसी, वो लगा देता है। उसके बाद हमने कहा होता है लिखित में लेना होगा कैबिनेट से, ठीक है, मिनिस्ट्री से। उसने लगा दिया, लगाने के बाद पता चला कि ऐसी ऐसी बात थी। उस समय न्यूज़पेपर वगैरह छपते थे, सोशल मीडिया तो चलता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है तुम्हें पता लग जाए। धीरे धीरे बातें लीक होने लगी, तो पता चल गया कि ऐसे ऐसी गड़बड़ हुई थी। और उस समय पहली बार ऐसा हुआ था, याद रखना, कि हमारी जो लोकसभा थी, पहली बार फर्स्ट टाइम हमारी जो लोकसभा थी वो कितने दिन के लिए चली होती है, 6 साल के लिए चली होती है, ठीक है, इमरजेंसी लग चुकी होती है। समझ में आ रही बात। तो 12 जून इसी दिन लगी थी, तो ये दोबारा से न्यूज़ में आ गया, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना 3 बार लगी हैं, ठीक है, 3 बार। PM कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, क्या रीजन थे। और याद रखना जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपके आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे छीन लिए जाते हैं, एक्सेप्ट 20 और 21 सब छीन जाते हैं। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है ड्यू टू आर्मड रिवोल्ट, तो आपको आर्टिकल 19 भी मिलता है, 20 भी मिलता है, और 21 भी मिलता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी बातें ध्यान रखना, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगी नहीं है आर्टिकल 360 में, जिसके बारे में लिखा है, ठीक है। जब कभी लगेगी, जब हम उसको देखेंगे। 356 में क्या है, देन प्रेसिडेंट रूल, जो कि कहाँ पर चल रहा है, अभी मणिपुर में चल रहा है, हम उसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हो, मिल सकते हो। मिलते दोबारा फिर कभी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।